खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। आसाम एनआरसी यानी 30 जुलाई को एनआरसी का ड्राफ्ट जारी होने के बाद आसाम के अवाम में खौफ और हरास का माहौल है। उन्हें अब भी लग रहा है कि हमारी शहरियत मनसूख हो चुकी है, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। जिन लोगों का नाम यानी 40 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है, सवाल ये है कि इन 40 लाख लोगों का क्या होगा। क्या उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, या उन्हें डी वोटर करार देकर उनसे वोट देने का हक़ छीन लिया जाएगा। क्या होगा इसका कानूनी पहलू, क्या इसके असरात मुरतब होंगे और किन नताइज से गुज़रना होगा 40 लाख लोगों को, इसके कानूनी पहलू पर, इंटरनेशनल लॉ पर, इन सारी चीज़ों पर आज हम बातचीत कर रहे हैं मारूफ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जनाब महमूद पराचा से। पराचा साहब, बहुत खैर मकदम है आपका मिल्लत टाइम्स में। सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि 40 लाख लोगों को एनआरसी से खारिज कर दिया गया, उनका नाम हज़फ कर दिया गया है, तो इन 40 लाख लोगों का कानूनी एतबार से क्या होगा, हमारा आइन इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम आपके सभी सामीन को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपको कानूनी पहलू बताऊँ इस बात का, पहली चीज़ ये है इसमें कि ये जो 40 लाख लोग हैं इसमें आए हैं जो अभी लिस्ट में एनआरसी की, वो किसी भी तरह से खौफज़दा ना हो। मैं बज़ाते ख़ुद और अपने जितने भी लॉयर्स हमारी टीम में हैं उनके बिहाफ पे, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो अब हमारे साथ काम कर रही हैं आसाम में, उनके बिहाफ से ये वादा करता हूँ सबसे कि एक भी आदमी को किसी भी कीमत पे गलत तरीके से सिटीज़नशिप का हक नहीं छीना जाएगा किसी भी हालत में, ऐसा मैं वादा करता हूँ। और ये वादा मैं कर रहा हूँ भीमराव अंबेडकर साहब के आइन के बेसिस पे। इसमें बहुत सारी कोताहियाँ रही हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का ये 1980 से ही प्रोग्राम बन चुका था वहाँ पे कि आसाम को मज़हब के नाम पे बांटा जाएगा और आरएसएस और बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी फाइनली, अल्टीमेटली। मगर आरएसएस बीजेपी ने पहले एजीपी को आगे किया। एजीपी ने सरकार बनाई मुसलसल 2 बार तक, और सिर्फ इसी मुद्दे पे बनाई कि बांग्लादेश से मुसलमान आके आसाम में बस गए। उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार आई, और ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग आरएसएस की जहनियत के हैं और वो आरएसएस के इशारों पर ही काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारनामे आरएसएस ने भी किए आसाम के ख़ास तौर पे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के। ये तो हो गया इस बात का एक पहलू। मगर जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनसे शिकायत करते रहना एक पहलू होता है। दूसरा ज़रूरी और अहम पहलू ये है कि जो लोग हमारे हिफाजत करने वाले बनते हैं, जो लोग हमारे कायद हैं, जो लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं और इस बात के लिए बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुँचे हैं, उनका तरीक़ेकार क्या रहा है। हमें अपनों से शिकायत होनी चाहिए, और मुझे ये कहने में कोई भी हिचक, शर्म नहीं है कि हमारी अपनी लीडरशिप जो है आसाम में भी, और बिलखुसूस आसाम में और दूसरी जगह भी, आसाम में जो मुसलमानों का ये हाल नतीजा सामने आया है, उनका आरएसएस, बीजेपी और जो आरएसएस के अनासर कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, उनसे कहीं भी किसी भी तरह कम नहीं। ये मुसीबतें अगर हैं तो इसलिए हैं कि हमारी क़यादत जो है ना सिर्फ डरपोक है, ना सिर्फ जहालत इस मामलों में है उनकी, बल्कि वो कई हद तक लालच की वजह से भी इसमें मुसलमानों को और गहरी दलदल में फंसाया जा रहा है। ये जो सर आपने कहा कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है, तो कांग्रेस और आरएसएस का तो एक समझ में आता है कि आरएसएस को माहौल को फिर क़वाराना बनाना था या मुसलमानों को निकालना था। कांग्रेस का इसमें क्या फ़ायदा था, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो मुसलमानों की मसीहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बज़ाते ख़ुद एक अलग सेकुलर और जो भारत का संविधान है उसकी सपोर्ट में है, लेकिन इसमें बहुत सारे अनासिर ऐसे हैं
जो कि कांग्रेस की पॉलिसीज़ को वक्तन फ़वक्तन आरएसएस की जानिब घसीटते हैं और आरएसएस की बहुत सारी साजिशों में शामिल हैं। आसाम उसका एक जीता जाता बहुत बड़ा मिसाल है। ये सारी शरारतें जितनी भी हुई हैं 1997 से लेकर और 1985 से लेकर, इसमें कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों का हाथ है जो कि अंदर से आरएसएस के साथ है। अच्छा, ये 1979 में अचानक इसकी तहरीक कहाँ से शुरू हो गई कि एनआरसी हो या बांग्लादेशी आए हैं? 1979 में चूँकि वो ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी तहरीक चलाई, कहा यह भी जा रहा है कि जो तंजीम है ये आरएसएस की एक विंग है। देखिए, ये एक इलेक्शन था लोकसभा में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पटवारी साहब थे, उनकी मौत हो गई, तो उनके बाद ये इलेक्शन हुआ था। बांग्लादेश की तामीर और बांग्लादेश जिन हालात में बना, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही एक अहम फ़ैसला था जो हमें अपनी मुल्क की हिफाजत में लेना पड़ा, और मुल्क की हिफाजत के लिए भी इंडिया को लेना पड़ा, और वहाँ पे जो हालात चल रहे थे, जो कत्ल व गारत हो रही थी, उसके लिए भी ह्यूमैनिटेरियन तौर पे ये फ़ैसला लेना पड़ा इंडिया को। हर एक इतने बड़े फ़ैसले के कुछ फॉल आउट्स होते हैं, वो फॉल आउट्स भी हुए और कुछ लोग बांग्लादेश से अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आए, और इंडिया आए तो ये इंडिया का एक बड़ा फ़ैसला था। उसमें जो फॉल आउट्स थे उसके तौर पे आसाम अकॉर्ड हुआ। आसाम अकॉर्ड से पहले भी वहाँ पर जो बांग्लादेश से लोग आए थे वो बहुत ही कम थे तादाद में। उनकी आड़ में आरएसएस और बीजेपी ने जो चाल चली 1979 से, वो ये थी कि क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है तो मुसलमानों को इसमें मेन फेस बनाया जाए। हालांकि बांग्लादेश से हिंदू ज़्यादा आए थे उस टाइम पे, मुसलमान कम आए थे। मगर बांग्लादेश चूँकि एक मुस्लिम कंट्री है, उसको उन्होंने आरएसएस ने, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी उनकी, इसीलिए उन्होंने पहले एजीपी को वहाँ सपोर्ट किया। 2 सरकारें एजीपी की बनी। फिर अल्टीमेटली आरएसएस के जो आप चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद सर्बानंद सोनोवाल ने ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है। उस केस डालने के लिए जो उनको सारी फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई, वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही मुहैया कराई गई, ये भी आप ध्यान में रखें। लेकिन ये जो 1985 में आसाम अकॉर्ड हुआ, उससे पहले कि खुद इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम आसू के लीडर से मुलाकात करेंगे, राजीव गांधी ने आसाम अकॉर्ड किया, तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस भी चाह रही थी ये हो? अगर उन्हें लगता कि जो आए हैं सही है, उन्होंने डेडलाइन भी तय की 25 मार्च 1971, तो ये मुआहदा ही ना करते या उनके सामने ना झुकते? नहीं, वो देखिए, यहाँ फिर हम भटक रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, ये ही भटकाने का आरएसएस का सबसे बड़ी चाल है जिसमें हम लोग फंसते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता कि बांग्लादेशी बाहर से आके हमारे मुल्क में बस जाए। कोई हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता, और ये ऐसा हो भी नहीं रहा है। मैं आपको अभी बताऊंगा, इस बात में पूरी वजाहत करूँगा। एक ये ड्रामा ढोंग किया जाता है कि बांग्लादेशी यहाँ पे आ रहे हैं और उन्होंने पूरी असम की डेमोग्राफी बदल दी और मुसलमान जो है वहाँ पे उसमें मेजॉरिटी में आ गया। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। कोई भी मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, इस बात को नहीं चाहता कि कोई भी बांग्लादेशी यहाँ पे आए, और बांग्लादेशी आ भी नहीं रहे। यही सबसे बड़ा बहुतान लगाया जा रहा है। कुछ लोग जो थे, उन्हीं के लिए, उनको फॉर्मलाइज करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए असम अकॉर्ड हुआ था, और वो असम अकॉर्ड सही था और सबकी मंजूरी से हुआ था। आज भी उसके बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। कहा क्या जा रहा है, असम अकॉर्ड के बावजूद 1971 25 मार्च के बाद जो लोग आए हैं, वो लोग आ रहे हैं 6000 की तादाद में रोज़। ऐसा हमारा एक गवर्नर साहब थे, सिन्हा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो अगर उस हिसाब से लगाया जाए, अगर रोज़ के हिसाब से 6000 आ रहे हैं, तो बांग्लादेश की जितनी पॉपुलेशन है सारी, वही इंडिया आ चुकी होनी चाहिए थी। अच्छा, ये जो बार बार कहते हैं कि बांग्लादेश से आसाम आ गए, तो जो सरहद है हिंदुस्तान की बांग्लादेश की, वो बिल्कुल मिली हुई है या वहाँ पर फोर्स नहीं रहती है? क्या सिचुएशन है उसकी? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको इस बात
इस पॉइंट को मैं अपने जो साबित करने के लिए बहुत सारे आपको वजूहात देना चाहता हूँ, और ये सब बातें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शाया करें। और हमारे जो बदरुद्दीन अजमल टाइप जितने भी लीडर्स हैं वहाँ पे, और जमीयत भी है जो वहाँ पे बहुत एक्टिव रहना चाहती हैं और रहते भी हैं दिखावे के लिए, उनको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी वो मुकाबला कर पाएंगे आरएसएस और बीजेपी का, अगर वो करना चाहते हैं तो। पहली चीज़ ये है कि बांग्लादेश की इकॉनमी आज इंडिया की इकॉनमी के बराबर ही चल रही है। वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया की पर कैपिटा इनकम के बराबर है, और वो मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, हमसे भी ज़्यादा तेज़। तो वहाँ से बांग्लादेशियों का अब हिंदुस्तान आना बहुत ही नामुमकिन सी बात है कि उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता वहाँ से यहाँ पे आने का। पहली बात है ये। दूसरी बात ये है कि सन 1979 से कि जैसे आपने खुद ही कहा, वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आसाम में ख़ास तौर पे, इंडिया के किसी और हिस्से में एक बार को फिर मैं तस्लीम कर लूँ कि बांग्लादेशी आके रह सकते हैं, आसाम में तो सबकी नज़रें, पुलिस की नज़रें, सियासी पार्टीज़ की नज़रें, आरएसएस की नज़रें, बीजेपी की नज़रें, एजीपी की नज़रें, सबकी सब बांग्लादेशियों को ही तलाश रही हैं। वहाँ पे जो इकोनॉमिक हालात हैं मुल्क के बाकी हिस्सों से भी कम, बहुत ज़्यादा ख़राब है, गरीबी बहुत ज़्यादा है आसाम में। तो बांग्लादेश से कोई आके दिल्ली आ सकता है, हैदराबाद आ सकता है, बॉम्बे आ सकता है, जहाँ उसको कुछ 2 पैसे ज़्यादा मिले। आसाम जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा परेशानी खतरा है, जहाँ का सबसे बड़ा इशू ये, आसाम कोई भी बांग्लादेशी लॉजिकली कभी भी नहीं जा सकता और ना गया है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क ने, या तो हमारे मुल्क की जो सरहद पे फौजें हैं नाकारा हैं बिल्कुल, और या फिर बांग्लादेशियों को यहाँ लाने में मुलव्विस हैं। हज़ारों करोड़ रुपए हमने इस बात पे, हज़ारों करोड़ रुपए फेंसिंग पे खर्च किए हैं। बीएसएफ की ज़्यादा से ज़्यादा हमने वहाँ पे टुकड़ियाँ लगाई हैं, फ़ौज लगाई है, बॉर्डर पुलिस अलग से बनाई है, बॉर्डर पोस्ट बना रखी हैं। उसके बावजूद अगर बांग्लादेशी फिर भी इतनी बड़ी तादाद में अंदर आ रहे हैं तो जाहिर है उनकी मुलव्विस होने के बगैर नहीं आ सकते। तो फोर्स कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार है। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं, वहाँ से आ ही नहीं रहे, ये सिर्फ बहाना बनाया जाता है, बहाना बनाया, आ ही नहीं सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा फौज तैनात है। ऐसे भी वहाँ ट्राइबल ज़्यादा है, हाँ, आदिवासी है, तो उनके दरमियान भी आने का कोई सवाल ही नहीं, और फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, इतने अब सुप्रीम कोर्ट भी 2002 और 3 के बाद से अपनी पैनी नज़रें इस सारी सिचुएशन पे रखी हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि अब कोई अंदर आ सकता है। तीसरी बात, बांग्लादेश हमारा दोस्त मुल्क है, बहुत ही करीबी रिश्ते हैं बांग्लादेश से हमारे। बांग्लादेश से जो मोदी जी की सरकार हो या उससे पहले कोई और सरकार रही हो, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अभी रिसेंटली बहुत बार आ भी चुकी है, 8.5 बिलियन डॉलर अभी हमने दिए हैं बांग्लादेश को हेल्प करने के। तो बहुत ही हमारे फ्रेंडली रिश्ते हैं। उस मुल्क से आज तक भी हमने ये नहीं कहा है कि तुम 1 करोड़ या 2 करोड़ बांग्लादेशी हमारे मुल्क में हैं, 5 बांग्लादेशी वापस ले लो। आज तक हमने ये कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वहाँ से आ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। अगर, और अब कानून पे अब मैं आना चाहूँगा इस बात की, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कानूनी तौर पे भी अगर किसी को हमारे मुल्क से बाहर भेजना है तो उसकी सबसे बुनियादी जो कानून की ज़रूरत है वो ये है कि वो किस मुल्क का बाशिंदा है, सिटीज़न है। वो मुल्क जब तक उसे अपना बाशिंदा या सिटीज़न तस्लीम नहीं करता, हम उसको बाहर भेज ही नहीं सकते। ऐसा हमारे यहाँ का कानून। तो अब मुझे ये बताइए, जब बांग्लादेश जब भी उससे बात कही जाती है तो वो साफ तौर पे मना करता है। अभी हाल ही में उसने इनकार किया है, मना किया कि हमारा एक भी बांग्लादेशी वहाँ पर नहीं है। और ये कुछ लोग एक्स्ट्राडाइट हुए भी हैं, वो लोग हैं जो बाकायदा पासपोर्ट से बनाकर वीज़ा लेके यहाँ पे आए थे, और वो हर एक मुल्क से यहाँ पे आते हैं और उनको वक्तन फ़वक्तन बाहर भेजा जाता है कानूनी तरीके से। वो ऐसे लोग हैं जो वीज़ा के बाद ओवरस्टे कर गए थे। वो पाकिस्तान में भी हैं, वो जो इंग्लैंड में भी जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, हर जगह रहते हैं, हर जगह ऐसे लोग वापस भेजे जाते हैं। तो उससे इस बात को इलीगल इमिग्रेंट से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और ये है कि अभी हमारी मोदी जी की सरकार ने बांग्लादेश की एक
जो एम्बेसी है इंडिया में, उसका एक चैप्टर या एक ऑफिस, उसका एक दफ्तर गुवाहाटी में खोला है। तो अगर दूर से दूर तक भी इस बात का अंदेशा होता हमारी सरकार को, तो बांग्लादेश का एम्बेसी का ऑफिस गुवाहाटी में तो कम से कम नहीं खोला जाता। तो अब या तो मोदी जी भी मुलव्विस हैं बांग्लादेश के साथ बांग्लादेशियों को यहाँ लाने में, असम में, इसीलिए गुवाहाटी में भी एक ऑफिस खोल दिया, और या फिर ये सारी बात झूठ है, सिर्फ पॉलिटिक्स है इसके पीछे, मुसलमानों का बहाना लेके इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाना है। और बल्कि जो ममता बनर्जी साहिबा अभी कह रही हैं, अब इससे भी एक स्टेप आगे जा रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये अब हिंदू मुसलमान तो झगड़ा है ही, ये बंगाली वर्सेस असामी झगड़ा शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी वाले, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो ओरिजिनल आसाम के रहने वाले हैं ये उनकी लड़ाई है, तो बंगाली वर्सेस इसको असामी भी बनाया जा रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। बॉर्डर लाइन स्टेट है हमारे आसाम जो है, उसमें किसी भी तरह का शर नहीं फैलाया जाना चाहिए। जो ये शर फैलाया जा रहा है गलत है। लेकिन ये तो बहुत पुराना मसला है ना, 1951 में भी वहाँ एनआरसी का काम शुरू हुआ था, 1955 में एक्ट बना करके उसको नाफिज किया गया था, तो फिर क्यों वहाँ के मसले को बार बार छेड़ा जाता है? आरएसएस को इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, आरएसएस को सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के बनने से हुआ, नहीं तो आरएसएस वजूद में ही नहीं आ सकती। हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा के अगर किसी को फ़ायदा होता है, हिंदू मुस्लिम्स में आपस में दुश्मनी दिखा के किसी को फ़ायदा होता है, तो वो तंजीम है आरएसएस, और वो इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जिसको वो अखंड भारत एजेंडा कहते हैं, उसमें हर एक मुसलमान इंडिया का और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी उनके साथ है। मगर वो कभी भी मुल्क को एक करने की बात नहीं कहेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस की मौत है अगर हमारा मुल्क एक हो जाता है। आरएसएस का एक भी वर्कर नहीं मिलेगा पूरे मुल्क में अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश एक हो जाते हैं, अखंड भारत बन जाता है। तो वो ये धोखा करने के लिए तो दुनिया को बोलते हैं अखंड भारत की कोशिश करेंगे, मगर वो कभी भी अखंड भारत की तरफ एक कदम भी नहीं उठाएंगे, बल्कि अपनी पूरी ताकत और जान लगा देंगे कि अखंड भारत कभी ना बने। ये हमारे मुल्क के मुसलमानों को समझना चाहिए सबसे पहले। अगर आरएसएस से लड़ना है तो उनकी हर चीज़ एक झूठ और छलावा होती है, जो वो बोलते हैं उसका उल्टा चाहते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जानना चाहेंगे आपसे कि इंटरनेशनल कानून क्या है कि एक आदमी एक मुल्क का शहरी है, उसका दावा है, जिस मुल्क का आप शहरी करार दे रहे हैं वो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और आपने उसकी शहरियत मनसूख कर दी, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताऊं, मैं हमारे मुल्क के कानून के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का कानून भी जो है वो आसाम के लिए एक स्पेशल कानून है, पूरी तरीके से अलग रखा गया, पूरे मुल्क से अलग। एनआरसी रजिस्टर जो है वो सिटीजनशिप रजिस्टर है। सिटीजन्स को एक डिक्शनरी बनाना सिटीजन्स का, उस तरह का रजिस्टर है। इस तरह की दूसरी एक्सरसाइज भी होती है, जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी होता है, एनपीआर कहते हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल होता है जिसे वोटर लिस्ट कहते हैं। ये भी सारी एक्सरसाइज हैं जो कि पूरे मुल्क में होनी चाहिए। नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर जो है वो पूरे मुल्क में बनना ऐसा कानून है सिटीजनशिप एक्ट के तहत, और सिटीजनशिप रूल्स भी बने हुए हैं इसमें, जिसमें पूरे मुल्क में सिटीजनशिप रजिस्टर बनना है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी बनना है और सिटीजनशिप रजिस्टर भी बनना है। मगर पूरे मुल्क का जो तरीका है बनाने का नेशनल, वो जुदा है। उसमें तरीका ये है, और ये बात हमारे मुस्लिम लीडरशिप को ख़ास तौर पे जाननी चाहिए ताकि वो इस बात को समझ सकें और इस जो प्रॉब्लम आ रही है उसका मुकाबला कर सकें। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर के जो अफसरान हैं वो हर एक घर में जाएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे और हर एक आदमी का नाम लिख के अपने आप ये इंश्योर करेंगे या इस बात को किसी भी तरीके से पूरा करेंगे कि हर एक आदमी का नाम, हिंदुस्तानी नागरिक का और सिटीज़न का, हमारे मुल्क भारत का, वो इस रजिस्टर में आए। मतलब उसमें किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा? मांगा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हर एक को जाएंगे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी बनेगा और हमारे अफसर खुद जाएंगे
हमारे देश में सेंसस भी होता है, सेंसस का रजिस्टर लेके जाएंगे, वोटर लिस्ट लेके जाएंगे, हर एक घर घर जाएंगे। कोई अगर घर नहीं है किसी के पास तो अगर वो झुग्गी में रहता है झुग्गी में जाएंगे, अगर वो जंगल में रहता है तो जंगल में भी जाएंगे, मगर एक एक आदमी का नाम लिखेंगे सिटीजनशिप रजिस्टर। आसाम में इसके बरक्स है, इसके लिए एक अलग कानून में प्रोविज़न है। वो सबसे पहला है जो सिटीजनशिप रूल्स हैं उसमें 4A कैपिटल सेक्शन रूल है, जिसके अंडर आसाम का प्रोसीजर दूसरा है, उसमें एक शेड्यूल है, उसमें सारा प्रोसीजर है आसाम का दूसरा, जिसमें आसाम के जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये एक बिल्कुल अलग तरीका है। मैं आपको यहाँ रुक के एक और बात बता दूँ कानूनी, हमारे मुल्क में NRC सिर्फ एक ही स्टेट में बना है आज तक, वो है आसाम 1951 में, और पूरे मुल्क में कहीं नहीं बना, जबकि इसके लिए पूरा कानून आया हुआ है और ये जो कवायद है ये पूरे मुल्क में होनी चाहिए, ऐसा कानून कहता है हमारे मुल्क का, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं। आसाम में आधार कार्ड नहीं बने अभी तक, पूरे मुल्क में सरकार जो है, मोदी सरकार कह रही है आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ। आसाम में आधार कार्ड भी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि उससे ये साबित हो जाएगा कि वहाँ पे बांग्लादेशी नहीं। तो ये तो बड़ी बात होगी, क्योंकि आसाम कार्ड से वो फिंगरप्रिंट वगैरह सब आ जाएगा, उससे ये साबित हो जाएगा कि ये आदमी बांग्लादेशी नहीं। अब मैं आगे कानून पे चलता हूँ। तो जो NRC आसाम में बन रही है उसमें जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो दो हैं सिर्फ। पहली चीज़, किसी भी आदमी का या इसके किसी बुजुर्ग का, एंसेस्टर जिसे बोलते हैं, नाम अगर 1951 की NRC लिस्ट में होगा तो वो नेशनल रजिस्टर, जो ये ड्राफ्ट बन रहा है, एक तो ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये सारी कवायद जो होती है, ये जो ड्राफ्ट बना है ये ड्राफ्ट गलत कहा जा रहा है, ये NRC ही बन रही है, तो ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता। तो ये जो रूल है, रूल 2 और 3 के तहत ये ड्राफ्ट लिस्ट बनाने का कोई प्रोविजन कानून में है ही नहीं, तो ये भी हमारे लीडरान को पता होना चाहिए। मतलब ये ड्राफ्ट नहीं है, तो ये फाइनल लिस्ट है, जो जारी हुई है फाइनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है जो NRC कहा जाता है, तो ये फाइनल लिस्ट है। उसके बाद लेकिन इसमें तरमीम करने के लिए, ऑब्जेक्शंस रखने के लिए प्रोविजन है, जो कि जो पैराग्राफ 6, 7 और 8 में आते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों को, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए, कि ये भी नहीं पता है कि ये ड्राफ्ट नहीं बन रहा है, ये लिस्ट बन रही है नेशनल रजिस्टर। मतलब जो है फाइनल यही है, बाकी जिनका नहीं है उनका नाम मजीद ऐड हो सकता है, ऐड हो सकता है, या किसी का जैसे आप वोटर लिस्ट में करते हैं जी, सेक्शन ये 6 सेक्शन 6 का फॉर्म भरते हैं, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो ऑब्जेक्शन डालने के लिए, मगर वोटर लिस्ट वही होती है, उसमें आप तरमीम करा सकते हैं। तो ये बातें सब बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीडरशिप को समझने की। उन लोगों को शायद कन्फ्यूज़न यहाँ से हुआ कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि फ़ाइनल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये फ़ाइनल नहीं है, जिन लोगों का नाम नहीं आ सके दोबारा उन्हें। ये मेरा काम एज एक वकील होने की हैसियत से वो बताना है आपके जो सामीन हैं उन्हें भी, और पूरे मुल्क को भी आपके ज़रिए से। कानून ये है, ये लोग क्या कर रहे हैं ये एक अलग बात है, ये किस तरह से धोखा दे रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर, ये एक अलग बात है, किस तरह से आसाम सरकार धोखा दे रही है ये एक दीगर बात, किस तरीके से हमारे जमीयत वाले किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, अपनी गलतियों पे पानी पर्दे डाल रहे हैं, वो एक दीगर बात है। मगर मेरा काम है आपको कानून बताना। फाइनल लिस्ट है गोया कि ये लिस्ट है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो और कोई मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। सेक्शन 4 में है पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड लिस्ट। लोकल रजिस्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन शैल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड लिस्ट विलेज एंड वार्ड वाइज एंड ऑथेंटिकेट ईच एंट्री इन दैट लिस्ट। इसमें कहीं भी ड्राफ्ट का लफ्ज़ का इस्तेमाल ही नहीं, मगर लोगों को बहकाया जा रहा है। हमें उनकी कोई तकलीफ नहीं है कि होम मिनिस्टर बहका रहे हैं या RSS वाले बहका रहे हैं, आसाम सरकार बना है। हमें अगर इन ताकतों से, मुल्क की दुश्मन ताकतों से और मुसलमानों की दुश्मन ताकतों से लड़ना है, तो हमें अपने आप सारे फैक्ट्स को जानना है, कानून को जानना है। और हमारे उलेमा हजरात से मैं ये फिर दरख्वास्त करूँगा, जो चीज़ उन्हें नहीं आती
टेलीविज़न पे चढ़ के ना बोलें उस बात को, उससे नुकसान होता है। हम लोगों से पूछें, बहुत सारे वकील हैं जो उनको सही बात बता सकते हैं, बहुत सारे दूसरे दानिशमंद हैं, वो इल्म उनके पास है, मज़हब का इल्म है, वो उसी पे अपने आप को महदूद रखें। इस चीज़ में टांग मत डालें, उससे हमारे मुल्क के अवाम का बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अब जैसा मैं आपको बता रहा था, दो सिर्फ शराइत हैं। एक तो किसी के बुज़ुर्ग का या उसका अपना नाम 1951 की NRC लिस्ट में होना चाहिए आसाम की। दूसरी कि अगर 1971 तक की किसी भी वोटर इलेक्टोरल रोल में, वोटर लिस्ट में उसके या किसी उसके वालिदैन का नाम या दादा का नाम या परदादा का नाम अगर उस लिस्ट में मौजूद है तो वो सिटीज़न है। तीसरी एक चीज़ ये है कि अगर किसी का नाम भी इन दोनों में नहीं है तो वो, या किसी का नाम खुद का इसमें नहीं है, क्योंकि 1951 की लिस्ट है तो मेरे वालिद का नाम हो सकता है या मेरे दादा का नाम हो सकता है, मैं खुद पैदा नहीं हुआ था तब, तो उसके लिए लिंकेज डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो एक 16 लिंकेज डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट शायद है कि मैं ये साबित करूंगा कि जिस आदमी का, मेरे बुजुर्ग का नाम वोटर लिस्ट में है 1971 तक की किसी भी वोटर लिस्ट में या NRC की उस लिस्ट में है, तो उसका मैं बेटा हूँ या मैं उसकी बेटी हूँ या मैं उसका दामाद हूँ, ये मैं साबित करूँगा उसके डॉक्यूमेंटेशन। ये है नटशेल में प्रोसीजर। अब गलती कहाँ हुई है? गलती इस जगह हुई है कि जो प्रोसीजर कानून में मौजूद है, जो प्रोसीजर और तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि हम ये तरीक़ाकार अपना रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ज़मीन पे कुछ और हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बताया जा रहा है। ये बात आज तक हाईलाइट नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट। ये भी हमारे कायदीन की, मतलब ये बात आई थी, लोग सुप्रीम कोर्ट में शायद लोग मुकदमा भी लड़ रहे हैं कि 16 डॉक्यूमेंट्स की बात थी जो जो मोतबर माने जाएंगे। तो जैसे पंचायत सर्टिफिकेट है, इसको वहाँ के जो अफसरान हैं मोतबर नहीं मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी किया था कि मोतबर माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि किन किन बुनियादों पर हुकूमत ने या अफसरान ने गुमराह किया है जो ज़मीनी हक़ाइक़ पर नहीं अमल में आया? देखिए, सबसे जो मेन बात यह है कि सबसे पहले जो बड़ी गलती हुई है, और मुझे ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ, हमारे खुद के वकीलों ने, जमीयत के वकील ने इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार ये पूछा था, आपको कोई एतराज़ है इस बात को कि इसकी हम वेरिफिकेशन दोबारा कराएं पंचायत के सर्टिफिकेट की? सब वकीलों ने हमारे हाँ किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं। ये बहुत बड़ी गलती थी। देखिए, ये जो पंचायत सर्टिफिकेट है, ये कौन इशू करता है? ये कोई आदमी घर में बैठ के इशू नहीं कर लेता। ये सरकारी अफसरान इन्वेस्टिगेशन करके, पूरी तहकीकात करके तभी इशू करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कराने के लिए किसी भी हालत में तस्लीम नहीं करना चाहिए था, मगर हमारे जमीयत के लॉयर्स ने खुद तस्लीम किया कि हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जो अब परेशानी में हैं वो इस तस्लीम करने की वजह से हैं कि पंचायत सर्टिफिकेट की हम रीवेरिफिकेशन कराएं। रीवेरिफिकेशन भी वही अफसर करेंगे जिन्होंने पहले कर रखा, पहले किया था। ये बात एक दीगर है कि ये कहा जाता कि किसी ने ये पंचायत का सर्टिफिकेट अपने घर में गढ़ लिया या चोरी करके बना लिया, नकली बना लिया, तो उसमें रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो तो ये झूठा सर्टिफिकेट है, ये फोर्ज सर्टिफिकेट है, ये जाली सर्टिफिकेट है, तो उसको तो वैसे ही ख़त्म किया जा सकता। मगर हमने खुद गलतियां की हैं, और वो गलतियां इसलिए की हैं कि सीनियर लॉयर्स को भी सही से ब्रीफ नहीं किया। मतलब जिन अफसरान ने पहले उसको जारी किया था, वही तो जो पंचायत सेक्रेटरी है वही इस सर्टिफिकेट को आज भी इशू करेगा या वेरीफाई करेगा, जिसने ये खुद ये जारी किया। तो ये पर इसमें ये बहुत सारे लोगों का नाम आ गया और वो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गए। तो इसमें तो उन्होंने मतलब उसको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और अब उसकी दोबारा वेरिफिकेशन हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोगों के नाम, लाखों लोगों के, कह रहे कि नाम ना आने की वजह ये भी है कि किसी की स्पेलिंग में गलती है, किसी उस पर भी मैं जो आपके सामने अर्ज करूँगा उसमें भी ये बात है कि अगर उसकी मैं जो तजवीज़ देता हूँ यही देता हूँ कि आप दिल्ली में ले लीजिए, दिल्ली में जो वोटर लिस्ट है, वो वोटर लिस्ट में आप अपना, मैं सभी लोगों को, आपके सामने को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लीजिए, क्या उसकी स्पेलिंग सही है? गलत रहती है अक्सर। 90% से ज़्यादा लोगों की स्पेलिंग, घर का एड्रेस, एज या उम्र में गलती होती है। तस्वीर लगा देते हैं, बाप की जगह बीवी की तस्वीर लगा देते हैं, में भी गलती होती है। ऐसा ही आसाम में हुआ है। आसाम में तो सबसे ज़्यादा लोग बहुत मुस्तैद थे, तो सबसे कम आसाम में होगा ऐसा।
यहाँ अगर एनआरसी इस बुनियाद पे बने जो असम में बन रही है, दिल्ली में मैं बात कर रहा हूँ, तो 90% से ज़्यादा दिल्ली के लोगों का नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आएगा उस तरीक़ेकार से जो कि असम में इख्तियार हो रहा है। नहीं तो बग़ैर मुताले के जो हम सिर्फ लफाजी करते रहते हैं और उसी बुनियाद पे सारे मुकदमे लड़े जा रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो तलाक का मुकदमा हो, जिस लफाजी की बुनियाद पे बगैर लॉयर्स को, सीनियर लॉयर्स को ब्रीफ किए गए ये मुकदमे लड़े जा रहे हैं, उसका अंजाम वही होना है जो लिब्रान कमेटी में भी बोला गया कि बहुत ही, मुझे लिब्रान कमेटी से सबकी गुजारिश करूंगा आप लोगों से पढ़ें ताकि आप लोगों को पता लगे कि हमारे कायदीन ने किस तरह की पैरवी की है बाबरी मस्जिद के केस में भी और लिब्रान कमीशन। सर, आपने बाबरी मस्जिद और तलाक के मुकदमे का जिक्र किया, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मे है और आप ख़ुद उसके मेंबर हैं। इस मामले में तो आप कह सकते हैं कि आपकी राय नहीं सुनी गई, आपने कोई मशवरा, लेकिन वहाँ तो आप खुद अपनी राय रख सकते थे। जी, मैंने मुसलसल राय रखी। इस बात का सबसे बड़ा दुख है मुझे, एक बार नहीं, मसलन लॉ बोर्ड की भरी मीटिंग में भी ये बात मैंने कही कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा गलत तरीके से लड़ा जा रहा है और जिस सिमत में यह जा रहा है हमारी अदम तैयारी की वजह से या जानबूझ के लापरवाही की वजह से ये हम अपना केस खुद वीक कर रहे हैं। मैंने ये पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में बहुत मजबूती के साथ मुद्दा उठाया गया था, आप उसके मिनट्स में भी देख सकते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि जो लोग नाअहल हैं, जो लोग, और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नाअहल लोग हैं उनको इस सारी चीज़ों का इंतज़ाम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दे रखा है और उसका अंजाम सामने आ रहा है। उसका अंजाम ट्रिपल लॉ का जो हम मुकदमा हारे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो गलत पैरवी की वजह से, गलत अपनी बात ना रख पाने की वजह से। इस बात के तरफ तो बोर्ड के एक रुकन, सीनियर रुकन है कासिम रसूल इलियास, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में किया है कि हमारे वकला ने कमज़ोर बहस किया, वकला की कमज़ोरी की वजह से हम केस हारे। ये वकला की कमज़ोरी नहीं मैं मानूंगा, सीनियर एडवोकेट्स वही बोलते हैं जो उनको ब्रीफ किया जाए। जूनियर एडवोकेट वो उस चीज़ के माहिर नहीं होते, तो उनको जो ब्रीफिंग दी जा रही है वो सरासर कमी, गलती पर्सनल लॉ बोर्ड की है और किसी की नहीं है। मैं चाहे मेंबर हूँ और ये मेरी भी गलती है कि मैं पर्सनल लॉ, और इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड को उनकी गलतियां सुधारने के लिए तैयार कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं अपने आप को पर्सनली भी जिम्मेदार हूँ। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि जो आसाम एनआरसी का मसला 40 लाख लोगों का, तो इंटरनेशनल कानून इस हवाले से क्या कहता है? इंटरनेशनल कानून भी इस हवाले से यही कहता है, बल्कि फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सिटीजनशिप का राइट है, ये आर्टिकल 19 और 21 में सबसे बुनियादी और सबसे अहम राइट टू लाइफ जो है, ये उसका ही हिस्सा है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप मेरी एग्जिस्टेंस के साथ, जैसे मैं महमूद हूँ तो उसी के साथ ये सिटीजनशिप भी है मेरी, कि मैं यहाँ पैदा हुआ तो यहीं का, ये दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छीन सकती, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है कि जैसे आधार कार्ड एक ही हो सकता है किसी का, उसी तरीके से इंटरनेशनल कानून ये है कि सिटीजनशिप भी किसी आदमी की एक ही हो सकती है। हाँ, जब तक कि ऐसा प्रोविज़न ना हो कुछ मुल्क के कानूनों में कि वो एक साथ दो जगह की भी सिटीजनशिप हासिल कर सकता है, मगर बुनियादी तौर पे शुरुआत में उसकी एक ही होगी, किसी भी आदमी, दो हो ही नहीं सकती। जैसे इंसान एक है वैसे उसकी शुरुआत की सिटीजनशिप भी एक होगी। वो ये हो सकता है कि बाद में कुछ मुल्कों में जहाँ परमिशन है वो दूसरी सिटीजनशिप भी ले सकते, तो ये ट्रांसफरेबल, चेंजेबल है ही नहीं। ये उस तरह है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मेरी बुनियादी सिटीजनशिप एक ही है और रहेगी। ये इस पर इंटरनेशनल कानून है। इसीलिए ये जो तरीका इसमें इख्तियार हो रहा है सिटीजनशिप लेने का, ये सरासर गैर कानूनी है और इसमें फिर इसका मुकदमे चलेंगे सबके। जो अब इस सिटीजनशिप एक्ट के रूल्स में भी जो प्रोविज़न है कि ये लिस्ट हो गई कंसोलिडेटेड लिस्ट शाया, अब इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मेरा नाम नहीं आया या मेरा नाम गलत आया, तो जैसे ये 40 लाख लोग छूट गए हैं तो ये अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे कि आपने कंसोलिडेटेड लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं, कंसोलिडेटेड लिस्ट में मेरा नाम नहीं डाला है, तो इसमें मेरा नाम डलना चाहिए। इन ये वजूहात हैं उसके वो सबूत पेश करेगा, मगर उसके बाद भी उसको अपील का मौका है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार होंगे उसके सामने पहली अपील का मौका रहेगा। उसके बाद ये ट्राइब्यूनल में जाएंगे केसेस। ट्राइब्यूनल में इस बात का फैसला होगा कि कोई आदमी हिंदुस्तानी है या नहीं,
उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे। ये इसका कानूनी पहलू। यानी इतना लंबा प्रोसेस होगा वहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, एक आम आदमी वहाँ गुर्बत है, जहालत है, कैसे इतना वो डिजर्व करेगा? नहीं कर पाएगा। और इसकी सरासर और बुनियादी कमी हमारी लीडरशिप की है कि जो हज़ारों हज़ारों करोड़ कमा के बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठे हैं, क्या उनको ये दर्द नहीं था कि जब ये फॉर्म्स भरे जा रहे थे, कितने साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा इसमें 2015 से ही शुरू है काम। क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं था? क्या वो ये बात नहीं जानते थे कि हम इसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं जो आज अंजाम हुआ है? जो हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब कह भी रहे हैं कि हम तो सो रहे थे, ये मैंने आपके ही एक इंटरव्यू में देखा है। हम तो जागे जब अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये बोला कि ये लोग तो इलीगल माइग्रेंट्स। तो जब हमारी क़यादत जो है वो सो रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि वो बहुत ज़्यादा जागते थे, रात दिन काम करते रहते थे। तो उनसे पूछा गया था कि आप इतना काम करते हो, रात दिन जागते रहते हो, सोते ही नहीं, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि मैं इसलिए जागता हूँ कि जो मेरी कौम है वो सो रही है। मगर यहाँ तो उसका उल्टा है, हमारी तो क़यादत ही सो रही है और तस्लीम करती है इस बात को फ़ख्र से कि हम सो रहे थे। तो अब हमारा अंजाम क्या होगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो हमारी क़यादत को जागना पड़ेगा। अब ये जो 40 लाख लोग हैं, इनका मसला कैसे हल होगा? इनकी शहरियत कैसे बहाल होगी? इसका मसला और उसका एक ही तरीका है, रास्ता एक है, उसके पहलू 2-3 हैं। पहला ये, और हम भी आपके ज़रिए से भी ये बहुत गुजारिश कर रहे हैं सब लोगों से, अगर आप लोग सिर्फ जल से जलूस करके नारे लगा के कुछ टाइम अपना अल्लाह ताला की तरफ फ़र्ज़ अदा करना चाहते हो तो इससे फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि इस पे जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, एक भी आदमी इन 40 लाख में से, इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, उसमें हम कोई फ़र्क नहीं रखना चाहते। 40 लाख में से मुझे नहीं लगता कि मुट्ठी भर लोगों से ज़्यादा अपनी सिटीज़नशिप, और मैं मुट्ठी भर का मतलब यही कह रहा हूँ कि कुछ 100 लोग भी ऐसे नहीं होंगे, अगर मैं अंदाज़ा लगाना भी शुरू करूँ, जो अपनी सिटीज़नशिप साबित नहीं कर पाएंगे। मगर उसके लिए हमें सबकी मदद की ज़रूरत है और सही मदद की ज़रूरत है। हमें अच्छे वकील चाहिए होंगे जो इनकी कार्रवाई कर सकें, हमें अच्छे लोग चाहिए होंगे जो इनकी कार्रवाई अब तो कम से कम पहली बार ठीक कर सकें। अगर मैं आपके ज़रिए से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अपने लिमिटेड वसाइल से, हमारे पास तो उतने वसाइल नहीं कि 40 लाख लोगों को हम मदद कर सकें, मगर हम अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो ये सेंटर्स बनेंगे, हम तो गुजारिश यही करेंगे कि हर एक बावसाइल आदमी एक सेंटर अडॉप्ट करे, जो उसका ख़र्चा आएगा वो दे। हम वहाँ पे लॉयर देंगे अच्छा, उन लोगों के जो सेंटर बन भी रहे हैं वो दिखावे के सेंटर होंगे। मैं अब कोई भी शर्म लिहाज करके अगर बात करूँगा तो इन 40 लाख लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। जो बदरुद्दीन अजमल साहब सेंटर बनाएंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो टेबल पे बैठें, या तो अकेले में मेरे साथ बैठें या टेलीविज़न पे या आपके चैनल पे बैठें। तो आपने कभी उनसे पेशकश की बातचीत करने की? इस मसले बहुत बार पेशकश की है, लेकिन वो जानबूझ के बिल्कुल मेरा साथ या मेरे बताए हुए किसी भी रास्ते पे चलना नहीं चाहते। तो वो गलत तरीक़ा उनका क्या था और आप किस तरीके पे चाह रहे हैं काम होना? मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ईमानदारी के साथ इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन ठीक से की जाए। इन लोगों को, अगर मैं ये बात छुपाऊँगा, इन लोगों को सलाहियत नहीं है कि ये इनके फॉर्म्स कैसे भरवाए जाएंगे, ये सलाहियत इनके पास मौजूद नहीं है। ये अच्छे लॉयर्स को एंगेज करें। जो लोग इनके साथ हैं उनको सलाहियत नहीं है, 97 से लेकर आज तक सलाहियत नहीं थी। डी वोटर्स को ये आज तक छुड़ा नहीं पाया। सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पे बायस है, जुडिशरी बायस्ड है, ये सब है, ये गैर ज़रूरी बातें हैं। अपनी कमियां भी बतानी चाहिए कि हम लोग इस लायक नहीं है कि हम उसका मुकाबला। लेकिन अगर आप उन्हें ब्लेम करने से बुनियाद पर, तो यहाँ तक कई ऐसे लोग हैं जिनके शहरी होने में कोई शक नहीं है, जैसे फ़खरुद्दीन अली अहमद साबिक़ सदर जमहूरिया, उनकी फैमिली यानी उनके भाई की फैमिली का नाम नहीं है। अभी एक लिस्ट हमारे पास, उसमें 10 ऐसे हैं जो आला पोस्ट पर थे, आर्मी में थे या किसी और ओहदे पर थे, उन सब का नाम नहीं है। हालांकि उनके तो सारे डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे। जिससे तो ये पता चलता है कि अफसरान का जो लोग काम कर, उन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा था कि हमें इतने लोगों का नाम शामिल नहीं करना है। तो इनके पास, चलिए आपकी बात मैं ठीक मान लूँ, हालांकि मेरा दूसरा पॉइंट वो बात कवर करता जो मैं बोल नहीं पाया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ।
मैंने पहले ही ये कहा है कि आरएसएस बीजेपी का एजेंडा यही है। इन लोगों ने क्या किया, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, हमारा काम क्या है? इसका मुकाबला करना या सिर्फ मातम करना और इस बात के लिए हाय तौबा करना और अपनी लीडरशिप बनाना हुआ कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूम हैं, हम ये हैं। इन्होंने क्या किया? उन लोगों की ही क्या फॉर्म भरवाए जाके इन्होंने? कितने लोगों के इन्होंने अब तक फॉर्म भरवाए? मेरा सीधा सीधा सवाल इनसे ये है, पिछले 3 साल में ये सवाल है। और वो लोगों के पास अपने वसाइल हैं, वो लोग अपने आप झेल लेंगे। ये जो गरीब हैं वो किसके ऊपर है? तो इसीलिए इस कंट्रोवर्सी में न जाके 2 चीज़ें हम कह रहे हैं कि अब इनके फॉर्म्स भरवाए जाएं और उन सरकारी अफसरों के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे रहे हैं, जो अपने जो स्टैट्यूटरी ओथ होती है उनकी कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, उसमें उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, हमें ये कार्रवाई भी करनी है ताकि कोई भी अफसर गलत तरीके से इनको ना फंसाए। डी वोटर्स के सिलसिले में मैंने ऐसी एक चिट्ठी लिखी है और इन सब जमातों को भी दी थी कि आप मेरी मदद कीजिए इसमें, और ये लिख के ही दी थी और ये कह के ही दी थी इन सबको। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखी थी कि इसमें जो डी वोटर्स का काम है उसमें झूठे तरीके से, और जो बॉर्डर पुलिस है उसमें पुलिस ने और एसपीज़ ने जो पुलिस के हैं उन्होंने गलत तरीके से फॉर्म भरे हैं और इंडियन सिटीजन्स को गलत तरीके से बांग्लादेशी बना के उनके ऊपर फॉरेन ट्रिब्यूनल में केसेस दर्ज करें हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं तो FIR दर्ज कराएंगे। इनमें से एक भी लीडर ने, और वो लेटर इनके पास अब तो कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं, एक भी लीडर ने मेरी मदद नहीं की उसमें। आज 8-9 महीने हो चुके हैं। अगर करते तो ये अफसर जो कि ये सुप्रीम कोर्ट को धोखा करके ये जो गलत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स की बुनियाद पे जानते बूझते कि ये आदमी इंडियन है उसको बांग्लादेशी बता रहे हैं या उसको इंडियन इस रजिस्टर में नहीं रख रहे, ये उनकी हिम्मत नहीं होती। अगर ये उस चीज़ में मेरा साथ देते, मैंने इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए वो चिट्ठी लिखी थी। इन सब लोगों से एक बार नहीं 20 बार गुजारिश की थी, 20 बार कहा था कि हम एक साथ मिल के बैठ के कोई प्रोग्राम बनाते। इन लोगों ने जानबूझ के उस बात को नहीं किया और ये उसका अंजाम है, क्योंकि वो अफसर बगैर खौफ के गैर कानूनी काम करते रहे और ये उसका 40 लाख उसका नतीजा है। तो आप इन अफसरान के खिलाफ कोई PIL दाखिल कर रहे हैं? हम इन अफसरान के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज कराएंगे और इनमें से किसी से कहला लीजिए, ये बात कहने की किसी में जुर्रत नहीं होगी। मैं वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उस सब के खिलाफ जिसने कानून के खिलाफ कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, अपने पर्सनल नाम से कराऊंगा अगर बाकी लोग डरेंगे, और उनको जेल भिजवाऊंगा क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के आइन से गद्दारी की है। इन गरीब लोगों से नहीं, उन्होंने अपनी ओथ जो ली है उससे गद्दारी की है और वो कानूनी जुर्म है IPC के तहत। तो ये बात हम लोग करेंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे वसाइल जो है वो कम है। हम इतनी ही लड़ाई लड़ सकते हैं जितना हम अपने कंधों पर लड़ सकते हैं, मगर इनके वसाइल बहुत वसी हैं। अगर ये लोग मदद करेंगे, आज भी मैं इनसे कहता हूँ हम सब बातें भूल जाएंगे, आज ये हमारी मदद करें, तब भी हम इसको सालों में नहीं महीनों में इस बात को निपटा लेंगे। नहीं तो ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे। इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी बात कह रहा है सरकार के इशारे पर कि ये लोग वोट दे पाएंगे, ये आज की बात है। लोगों को इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है सब के सब वोट देने के हकदार होंगे, ये गैर कानूनी, ये गैर कानूनी है, इस एक्ट के खिलाफ है। यानी बस ये तसल्ली देने के लिए है, ये झूठ है। जैसे राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, मतलब बात वही सही है जो अमित शाह ने कही है, जो अमित शाह ने कही है वही सही है और वो कानूनी बात भी सही है। अगर ये सिटीजनशिप इनकी डाउटफुल है, ये वोट नहीं दे पाएंगे। डी वोटर क्या है? क्या हमारे मौलानाओं को अभी तक ये समझ में नहीं आया डी वोटर क्या है? डी तो लिखा था ना सिर्फ इलेक्टोरल रोल में, उनकी तो सिटीजनशिप भी डाउटफुल नहीं थी। बुनियादी चीज़ है सिटीजनशिप। इलेक्शन में वोट देने का हक मेरा सिटीजनशिप से आता है और मेरा नाम मशकूक है, सिटीजनशिप लिस्ट में नहीं है, मैं वोट कैसे दे लूँगा? इतनी जहालत भी ठीक नहीं है। मौलानाओं से मैं ये गुजारिश करूँगा, इतनी भी जहालत ठीक नहीं, इतनी भी बेवकूफ़ी ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कानून के माहिर जनाब महमूद पराचा साहब, जिन्होंने आसाम NRC के बारे में तफसीलात से हमें आगाह किया कि क्या कानूनी खामियां हैं, क्या खूबियां हैं और कहां कहां मिस्टेक हुई है, जिसमें हमारी क़यादत भी ज़िम्मेदार है, अवाम भी ज़िम्मेदार है और सरकार भी पूरे तौर पर ज़िम्मेदार है। RSS का तो मंशा था ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। और जो सबसे ख़ास बात इस गुफ्तगू की रही वो ये कि मुल्क के वज़ीर दाखिला के ज़रिए से, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से, NRC महकमा के ज़रिए से आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कानूनी तौर पर बात वही सही है जो अमित शाह ने
राज्यसभा में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि एनआरसी फाइनल लिस्ट है और इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है वो सब के सब गैर कानूनी है, गैर मुल्की है। हाँ, एडवोकेट महमूद पराजा साहब ने इस बात का अज़्म किया है कि अफसरान ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी की है और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, उन सबको जेल भेजने का भी अज़्म रखते हैं। हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी आपसे पर्सनल दरख्वास्त होगी कि इस गुफ्तगू में, इस इंटरव्यू में बहुत ही अहम बात आई है कानूनी तौर पर, मालूमाती तौर पर, तो आप ख़ुद सुनने के बाद अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि अवामी बेदारी हो, अवेयरनेस हो और हम इस हकीकत को समझें कि NRC है क्या साजिश है और क्या खेल इसके पीछे खेला जा रहा है। एक मरतबा फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। पराजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही कीमती और अहम मालूमात हमारे नाजरीन से शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।